कक्षा 10th। आज हम विज्ञान जो 10वीं की प्रश्न बैंक हम बना रहे हैं उसी का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम पार्ट नंबर 7 लेसन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चालू करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पार्ट 7 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स का आ रहा है बच्चों? तो इस पार्ट से 3 अंकों के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट में से 3 अंकों के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ओनली छोटे छोटे क्वेश्चन से हम इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बच्चों, एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। बच्चों ये न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूरॉन है ना? क्या है ये? न्यूरॉन। तो बच्चों इसका आंसर है डेंड्राइट में। कहाँ होता है? डेंड्राइट के अंदर होता है। पहले का आंसर क्या है बच्चों? डेंड्राइट। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना करने हेतु ग्राही अंग क्या है? मतलब हमारे शरीर को कैसे पता चलता है आसपास क्या घटित हो रहा है ना? पर्यावरण में जो घटित होता है उन चीज़ों को कैसे संवेदना, मतलब हमारा शरीर कैसे समझता है? तो आंतरिक कर्ण मतलब कान हमारा, जिह्वा मतलब जीभ भी होती है, नाक भी होती है, सभी हमारे क्या है बच्चों? संवेदना अंग है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम क्या है? तो बच्चों इसका सही क्रम है डेंड्राइट, कोशिका काय और फिर एक्सॉन, फिर दूसरे सेल में चला जाता है, मतलब है ना? वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है मेरज्जू में। कहाँ होता है बच्चों? मेरज्जू में। क्वेश्चन 6, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है बच्चों। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। कहाँ पर निर्मित होता है बच्चों? मस्तिष्क तथा मेरज्जू में। कहाँ होता है? मस्तिष्क तथा मेरज्जू में। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। किससे होता है? कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। नाइन्थ वाला, मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो सोचने वाला जो भाग होता है बच्चों वो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क, आगे का मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरज्जू है। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? सूंघने, देखने और सुनने के जो होते हैं वो मध्य मस्तिष्क में होते हैं बच्चों। किस में होते हैं? मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो बच्चों सही आंसर इसका होगा अग्र मस्तिष्क में। ठीक है। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भूख का केंद्र बच्चों ये होता है अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होता है? हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है। रक्तदाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ये बच्चों पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला में होता है। कहाँ स्थित होता है? पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला में होता है। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया है मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है? तो ये मस्तिष्क के
अनुमस्तिष्क से होती है। कौन से? अनुमस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिषद ही तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। क्लियर क्लास बच्चों? अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन, जो है कि हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, पार्ट नंबर 8। बच्चों ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस लेसन से 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के वस्तुनिष्ठ, मतलब बहुत ही काम का चैप्टर है बच्चों। 5 नंबर तो वस्तुनिष्ठ, और एक प्रश्न 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चंस नहीं करना है, छोटे क्वेश्चंस करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प सबसे पहले, किस कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं? किस कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं? बच्चों इसका फर्स्ट आंसर हम यहाँ से देखते हैं, जो बोर्ड ने प्रिंट आउट दिए थे हमारे साइडों पर, उसमें पहले वाले का ऑप्शन उसमें थोड़ा गलत हो गया है। किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, कहाँ पर? डीएनए में भी होते हैं, कोशिका द्रव में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं। इसका मतलब तीनों में होते हैं। तो आंसर सही क्या होगा कि उपरोक्त सभी में होते हैं। कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इनमें से किसी में भी नहीं होता है। अमीबा और लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? तो इनमें जनन होता है बच्चों द्विखंडन विधि द्वारा। किससे होता है? द्विखंडन विधि द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है? प्लाज्मोडियम में जनन होता है बच्चों बहुखंडन से, बहुखंडन विधि से होता है। प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन विधि से। हाइड्रा एवं यीस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? हाइड्रा और यीस्ट में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ए, हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है? किस में किया जाता है बच्चों? राइजोपेस में। किस में किया जाता है? राइजोपेस में किया जाता है। निम्नलिखित में से आवृतबीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? पुंकेसर। आवृतबीजी जो होते हैं बच्चों, आवृतबीजी पौधों के जो फूल होते हैं उनमें जो मादा जनन अंग होता है उसमें पुंकेसर नहीं होता है ना, जबकि यहाँ दे रखा है। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान की बात करें। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाता है बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर है एक लिंगी। ये लिखा है इसका आंसर एक लिंगी। यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। इसको कहते हैं बच्चों स्वपरागण, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है पर परागण, मतलब दूसरे पुष्प में जाना, है ना, पर परागण। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण किस भाग से होता है? ये होता है मूलांकुर से। किससे होता है बच्चों? मूलांकुर। ये लिखा है मूलांकुर, मूलांकुर। किस पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है? प्रांकुर। अगले का आंसर क्या है बच्चों? अगले का आंसर है प्रांकुर। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर
धीमी होना शुरू हो जाती है। जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है यौवनारंभ। यौवन आरंभ को कैसे लिखते हैं? यौवन आरंभ, तो आ की मात्रा यहाँ लग जाती है, यौवनारंभ, यौवनारंभ कहते हैं। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है बच्चों। कहाँ होता है? वृषण में। 7 नंबर का आंसर। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। सॉरी बच्चों, मैंने शुक्राणु का निर्माण पहले बता दिया था वृषण में, और मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण जो है वो अंडाशय में होता है। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है बच्चों। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किस नामक संरचना से प्राप्त होता है? तो उसको मिलता है प्लेसेंटा से बच्चों। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ये हमारे खालिस्तान हुए। एक शब्द के उत्तर देखते हैं। मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम है यांत्रिक अवरोध। क्या है बच्चों? यांत्रिक अवरोध। एक विषाणु जनित यौन रोग के नाम लिखिए। HIV एड्स। ब्रायोफिल्म में प्रजनन किस विधि से होता है? कायिक प्रवर्धन विधि से बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है बच्चों? प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है बच्चों। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन का मतलब पुनर्जनन भी होता है। क्या होता है? पुनर्जनन। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। अनेक कोशिकाएं बन जाती। इस प्रकार कोशिकाओं के सामूहिक रूप में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन भी कहते हैं बच्चों। क्लियर है आपको? एक बार फिर से सुन ले। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है? तो प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को कई टुकड़ों में अगर काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा बड़े होकर एक जीव बन जाता है बच्चों। छोटे छोटे जीव होते हैं प्लेनेरिया जैसे। ये इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब पुनर्जनन होता है, फिर से जनन होना। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। ये पुनर्जनन कुछ विशेष कोशिकाओं से संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इनसे क्या होता है? एक से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं के समूह में परिवर्तन के दौरान जब इन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है बच्चों, तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक का निर्माण होता है। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? हाइड्रा, ये चित्र आपने आपकी बुक में देखा ही होगा, हाइड्रा वाला। तो हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। देखिए बच्चों क्या होता है, ये देखिए छोटा सा उभार आया, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और वहाँ से एक नया जीव सा जन्म हो गया। ये देखिए पूरा हाइड्रा, ये पूरा हाइड्रा है। एक छोटा सा उभार यहाँ पे आया, वो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होता गया। तो हाइड्रा में
कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। किस स्थान पर क्या हो जाता है? उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है और धीरे धीरे वो नन्हे से जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर और पूरा बड़ा होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। और जब वो बराबर बड़ा हो जाएगा ना तो वो उससे अलग हो जाएगा बच्चों, कंप्लीटली। देखिए इतना बड़ा हुआ और जब बड़ा होगा तो इससे टूट के अलग हो जाएगा और अपना एक खुद एक हाइड्रा बन जाएगा। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए बच्चों। ये तो आप जानते ही हैं, बुक में देख के आपको सिर्फ इसको ड्रॉ करना है, इसलिए इसमें कुछ समझाने का नहीं है ना। आपको ड्रॉ कीजिए। मानव के मादा जनन अंग का भी आप निर्माण कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसको भी आप खुद बना पाएंगे आराम से। प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो प्लेसेंटा के कार्य क्या है बच्चों? भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। मतलब जो पेट में बच्चों, गर्भ में जो बच्चा होता है ना किसी लेडीज़ के, उसको जो पोषण है, पोषण मतलब खाना या जो भी चीज़ चाहिए वो उसको उसकी माता के रुधिर यानी कि खून से ही मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना बनाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तश्तरी नुमा संरचना होती जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ये एक तश्तरी जैसी डिज़ाइन का बना होता है ना, जैसे कि वो होते हैं ना हमारे हवाई जहाज टाइप से, तश्तरी उस टाइप से, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है ना, जो गर्भ के अंदर एक भित्तियों में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से एक ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। तो जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसके अंदर कोई ऊतक होता है जो इससे जुड़ा रहता है। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। मतलब ये जो भ्रूण के ऊतक होते हैं जिनको प्रवर्ध कहते हैं, वो माँ के ऊतकों के रक्त स्थानों से जुड़े होते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु बने होते हैं। एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। कैसा क्षेत्र प्रदान करते हैं? एक वृहद। विकासशील भ्रूण मतलब जो बच्चा बड़ा होता जा रहा है ना, विकास हो रहा है उसका, द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है बच्चों, तो वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालता है ना, कुछ खराब चीज़ें भी उसके शरीर से निकलती है, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। वो खराब चीज़ें भी माँ के रुधिर में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा के 2 महत्वपूर्ण कार्य बच्चों। चाहो तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, है ना, इतना बड़ा चाहें तो इसको छोटा भी याद कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? देखिए, रक्त यहाँ से लिख सकते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करता है। एक कार्य ये लिख सकते हो आप। और दूसरा, ये विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बस ये जो पार्ट है आपका, है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन करें तो ज़्यादा अच्छा है और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम है बच्चों, सिफालिस और गानेरिया। मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोगों के नाम है एड्स और हेपेटाइटिस बी। मनुष्य में गर्भधारण रोकने के 4 उपाय लिखिए। गर्भ निरोधन की विधियां निम्नलिखित है। यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध मतलब, यांत्रिक अवरोध यानी ताकि शुक्राणु अंड कोशिका तक ना पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाले कॉन्डोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियां जैसे लूप अथवा कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। हार्मोन संतुलन का परिवर्तन बच्चों,
ये दवाएं मादा सामान्यतः गोली के रूप में लेती हैं, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता तथा अंड का विमोचन ही नहीं होता। मतलब अंडकोश से अंडों का निर्माण नहीं होता है, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता बच्चों। शल्य क्रिया तकनीक। यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा बच्चों। क्लियर क्लास? तो ये 4 तरीके हमने बता दिए। वैसे तो क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, इसलिए इतना टेंशन नहीं है। मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? मनुष्य में गर्भ निरोधन से विकासशील देशों में महिलाओं की आय तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। गर्भ निरोधक देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है? स्वपरागण और परपरागण, यह एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच में होता है। यह परागण 2 अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच में होता है। इसके किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, इसको किसी दूसरे तरीके की ज़रूरत नहीं होती बच्चों बाह्य साधन की। और पराग कणों के दूसरे फूल पर पहुंचने के लिए वायु, कीट, जल या जंतु की आवश्यकता होती है। मतलब इसको बाहर से कोई चीज़ चाहिए, कोई एक पराग कण को दूसरे फूल तक पहुंचने के लिए, दूसरे पेड़ तक पहुंचने के लिए हवा से, कोई कीड़े से, पानी जल से या किसी जंतु की मदद से ही जाना पड़ता है। इसके लिए एक पुष्प के पुमंग तथा जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, तब होता है। एक ही पुष्प के पुमंग व जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण न हो सके, ये तब होता है। स्वपरागण वाले पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं और इनमें मकरंद नहीं होता है। पर परागण वाले पुष्प चटकीले रंग के होते हैं और उनमें मकरंद होता है। और उनमें क्या होता है बच्चों? मकरंद होता है। पार्ट 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बच्चों इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, 2 अंक के, और 1 प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादातर इसमें से आने वाले हैं बच्चों। सही विकल्प चुनकर लिखना है हमको। चलिए बच्चों, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लक्षणों की वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडलसन ने। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस चीज से होता है? तो गुणसूत्रों द्वारा होता है बच्चों। किससे द्वारा होता है? गुणसूत्रों द्वारा। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाया जाने वाला संयोजन क्या होता है बच्चों? XX। जब स्त्री पुरुष दोनों में से XX निकलता है तो X ही बनता है। ये गुणसूत्र नियम है। मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? इसका आंसर है प्रभावी जीन। क्या कहलाते हैं? प्रभावी जीन कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ी। कितने होती है? 1 जोड़ी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। मनुष्य में आलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है बच्चों, 44 होती है। मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसका अंतर है 2 होती है बच्चों, 2। शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर, क्रोमोसोम्स कहते हैं बच्चों। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? गुणसूत्र में बच्चों। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम में। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। जिसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की बारी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि
मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। मटर का पौधा साल में कई बार लगाया जा सकता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान होते हैं, जिससे इनके परागण को आसानी से किया जाता था। मतलब इनके फूल जो होते हैं बच्चों, वो बड़े होते हैं, है ना, और इनके अंदर परागण क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इनके अंदर परागण को आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। इनको पढ़ना, समझना, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना आसान था। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे के बीच संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। सभी पौधे लंबे थे। क्या मतलब बच्चों? मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे के बीच में संकरण से F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। लंबा पौधा, बौना पौधा, तो इससे क्या बने? सभी लंबे बने F1 पीढ़ी में। टी 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 टी, है ना। अर्थात दो लक्षणों में से केवल एक ही पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है। दो पैतृक मतलब जिनसे मिलके बना लंबे और बौने से, उसमें से सिर्फ सभी लंबे दिखे, यानी एक ही अपने माता पिता का मतलब जिनसे बन रहे हैं, एक ही पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है। इसके प्रभावी लक्षण कहते हैं, इन्हीं को इनका प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो पहली पीढ़ी में आता है। द्वितीय चरण में उन्होंने F1 TT पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण करवाया तो पाया कि लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था। अर्थात F2 पीढ़ी में भी लंबे पौधे प्रभावी थे, किंतु बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले भी थे। लेकिन अप्रभावी लक्षण वाले बौने पौधे भी उसमें आ गए थे सेकेंड जनरेशन में बच्चों, दूसरी पीढ़ी में। TT और TT, है ना। तो लंबे और बौने, 3 लंबे थे और एक पौधा कैसा था? उसमें से बोना था। चलिए पेज पलटते हैं बच्चों। तो मेंडल के प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो वह लड़की, तथा जिस पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है, वंशानुगत होता है, वह लड़का होगा। इसका मतलब देखिए, मादा से बच्चों हमेशा X निकलता है ना, और दोनों में XX है। अगर पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा तो XY से एक लड़का होगा, और अगर पिता से भी X मिले और माता से भी X गुणसूत्र मिले तो एक मादा यानी कि एक लड़की का जन्म होगा। ठीक है। तो नर तथा मादा उत्पन्न होने की संभावनाएं क्या होती बच्चों? 1:1 होती है। ठीक है। मादा से हमेशा XX निकलता है, यहाँ से 2 चांसेस है, XB और YB। ठीक है। दोनों X होंगे तो नर, दोनों X होंगे तो मादा, और X और Y होंगे तो नर हो जाएंगे बच्चों। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी प्रजाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज या किसी प्रजाति के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाती है। उदाहरण के लिए, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जो गर्मी सहन कर सकते, उष्णता मतलब गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है जिन जीवाणुओं में, वो अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, वो गर्मी से बच सकते हैं। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं, केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित रहते हैं। जैसे बच्चों जब गर्मी आती है तो क्या होता है, जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं।
है ना, वो ही जीव जी सकते हैं केवल उष्ण प्रतिरोधी, मतलब जो गर्मी को प्रतिरोध कर सके, झेल सकते हैं वो। प्रश्न 5 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों की आनुवांशिक भिन्नता, समानता, परिवर्धन और विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वही आनुवांशिकता होती है, मतलब उनकी पीढ़ियों की जानकारी, लोगों में अलग अलग चीज़ें क्यों होती, भिन्नता क्यों होती है, समानता क्यों होती है, परिवर्धन और विकास का अध्ययन करने को ही आनुवांशिकता कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा भाग नंबर 3 था। नेक्स्ट वीडियो में भाग नंबर 4 में हम आपको फिजिक्स के पार्ट करवाएंगे, जैसे प्रकाश का परिवर्तन और ये सब लेसन। तो वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।